गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गए क्या सभी? आज बायोलॉजी का जो पार्ट है आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में पहले मानव शारीरिकी वाला टॉपिक है, अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। देखिए, रीट के अंदर तो लिखा गया है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, इसलिए रीट में कंप्लीट आएगा ये। रीट के अलावा बात करें अगर हम, तो आप देखोगे कि पटवार के अंदर, तो पटवार में जनरल साइंस है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, और एसएससी में भी ये कंप्लीट सिलेबस में आता है। जहां सामान्य विज्ञान है उन तीनों में आएगा। ध्यान रखें, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों को ये लिखा गया है कि मानव तंत्र के या मानव आंतरिक तंत्र की सामान्य जानकारी, द कॉमन आपको लेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो उसमें सारे के सारे टॉपिक है, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। इसकी जो पीडीएफ है अभी आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, हाँ, कई दिनों के बाद दर्ज रहे हैं, आज हम मिल गए हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। पीडीएफ अभी मैं देख के आया हूं, आपकी क्लास के ड्यूरेशन में ही वो डाल देंगे। अगर नहीं डालते हैं तो अभी मैं क्लास ऑफ करते ही डलवा दूंगा, और आगे की पीडीएफ भी मैं पहले डलवा दूंगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ ऑलरेडी तैयार है। मैंने इसको थोड़ा सा सेट करवाया है कि भैया आप जब पढ़ते हो तो इसके साथ साथ उसको अच्छे से कवर करो। कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलूंगा, जहां आपको लगे कि यहाँ ये मेरी नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट है, मुझे लेना चाहिए, तो उसको साथ में मेंशन कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, आज का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव या आप कह सकते हो रक्त परिसंचरण तंत्र। किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट की भूमिका क्या होती है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड डोनेशन कैसा होता है, बीपी कैसे रहता है, ईसीजी कैसे करते हैं, एक एक चीज इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवतन जी, इकोसिस्टम क्वेश्चन टाइपिंग हो रहे हैं, टाइपिंग होते मैं आपको डालूंगा। ठीक है, इकोसिस्टम क्वेश्चन टाइपिंग करवा रहे हैं, टाइपिंग करते ही डाल दूंगा। इकोसिस्टम के साउंड के कुछ क्वेश्चन डालने हैं, टाइपिंग होते ही डालेंगे आपके। 2 दिन का टाइम दीजिए, करवा देंगे। करें स्टार्ट। चलिए, पहला फेज देखिए, आज टॉपिक लेते हैं हम इसमें ब्लड। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका रक्त। ब्लड की बात करते हैं हम कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है। देखिए, ठीक है, ब्लड क्या है उसी की बात करते हैं। तो रक्त की बात करते हैं। देखो, रक्त में क्या क्या आएगा। रक्त में पहले रक्त का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, हम ये पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में पहले। हार्ट पढ़ने के बाद में वापस टॉपिक आ जाएगा आपका ब्लड। उसके बाद में आ जाएगा ब्लड ग्रुप। इतने टॉपिक है आपके, अच्छे से देखिए। डोनेशन वोनेशन सब इसमें शामिल हो जाएगा। तो पहला टॉपिक कि भैया ब्लड क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द ब्लड। तो हम ये कहते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है संयोजी ऊतक? देखिए, ब्लड की बात करें तो देखो, ब्लड क्या होता है। ब्लड में कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल्स होती है? ब्लड में आरबीसी होती है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है, और ब्लड में क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। आप कहते हो लाल रक्त कणिकाएं, आप कहते हो सफेद रक्त कणिकाएं, आप कहते हो प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। बिंबाणु, बिंबाणु। अब बात आती है, ये सारी कोशिकाएं ग्रुप में पाई जाती है। ये सारी कोशिकाएं ग्रुप में पाई जाती है। नहीं, ठीक है।
चलिए, तो बात करते हैं इसमें, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? बात आती है उत्तक। इस टिश्यू का मीन क्या है? इस टिश्यू का मीन होता है ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। ठीक है ना सर? ये टॉपिक रीट एसएसटी में है क्या? रीट एसएसटी में बायोलॉजी नहीं है, ठीक है ना? रीट साइंस वाले में है। रीट का सेकंड पार्ट दोनों को कंबाइंड किया हुआ है, तो जो साइंस वाले हैं वो देखेंगे, एसएसटी वाले इस टॉपिक को नहीं देखेंगे क्योंकि उनके सिलेबस में ये नहीं है। तो द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे उत्तक कहते हैं। और कौन सी कोशिकाओं का समूह? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर इनका ग्रुप है, ये समूह के साथ में रहती है, इसीलिए ब्लड को हमने क्या कहा है? टिश्यू कहा है, उत्तक कहा है। क्वेश्चन आ जाए, रक्त को उत्तक क्यों कहा जाता है? तो आप कहोगे क्योंकि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स समूह में रहती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? टिश्यू कहा गया है। क्लियर? समझ में आ गया? तो डेफिनेशन लिखी है, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है ना? कौन सी कोशिकाओं का समूह? जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करेगा। आगे कहा गया है, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। ब्लड कलर इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। देखिए, रक्त का रंग लाल होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो अब इससे कई कारण आते हैं, अलग अलग एग्जामों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना है। कई ऑप्शन में मेटेलिक लिखी होती है, धातुएं, तो हम कहते हैं आयरन के कारण। आयरन के कारण रेड होता है। लोह तत्व कह सकते हो आप, Fe, उसके कारण होता है। दूसरा कारण, कई बुकों में आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आरबीसी के कारण लाल होता है, ये भी सही है। तीसरा, अगर प्रोटीन का पूछे तो प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इस प्रोटीन के कारण। तो देखो, रक्त का रंग लाल होता है, कारण आ जाए क्यों? तो आपसे पूछा गया किस मेटल की प्रेजेंस के कारण, कौन सी धातु, विच मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कलर? देन आप ये कहोगे आयरन। तो ये क्या है इसकी? ये मेटल है, ये धातु है। तो कौन सी धातु के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो आयरन के कारण। कौन सी कोशिकाओं के कारण? आरबीसी क्या है? सेल है। कौन सी कोशिका के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो आरबीसी के कारण। और आपसे पूछे कौन सी प्रोटीन, प्रोटीन का पूछा जाए कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? प्रोटीन कौन सी है? हीमोग्लोबिन। अब आपको जो कारण पूछा गया, आप उस कारण के अकॉर्डिंग इसका जवाब दोगे। यदि आपको मेटल पूछा गया है तो मेटल के अनुसार जवाब दोगे, यदि आपको कोशिका पूछा गया है तो कोशिका के अनुसार जवाब दोगे, और यदि आपको प्रोटीन पूछी गई है तो प्रोटीन के अनुसार जवाब दोगे। क्लियर? तो रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, परंतु हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन को मानते हैं। जबकि आपको अगर कोशिका पूछी जाए तो आरबीसी कह सकते हो, और मेटल पूछी जाए तो आप क्या कह सकते हो? आयरन कह सकते हो। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसके सेंटर में कौन सी धातु होती है? आयरन। तो आयरन मेटल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सी धातु होती है? आयरन। तो देखो, अब रक्त का कलर, अगर ब्लड कलर की बात करते हैं यहां पर, तो ये देखो एक स्ट्रक्चर आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप देखिए कि ब्लड का कलर कैसा रहता है? रेड रहता है। अब पूछा गया भाई लाल क्यों है? लाल इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में देखिए कौन कौन सी है? ये जो फ्लूइड सा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ये होता है प्लाज्मा। आगे हम चर्चा करेंगे, ये ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है? तीनों ऑप्शन हो तो चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर? ब्लड में क्या क्या होता है?
ब्लड में होती है प्लाज्मा। आप सभी जानते हो ब्लड में प्लाज्मा कितनी होती है, 55% होती है। ब्लड में प्लाज्मा कितनी होती है, 55% होती है। ब्लड में पाई जाती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये हो गई व्हाइट ब्लड कार्पल्स कह दीजिए चाहे सेल कह दीजिए, डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन आता है भाई डब्ल्यूबीसी होती कितनी है, तो आप ये कह सकते हो ये 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तो ये क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। तो आपको अगर डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी की आपको बता दिया कि इतनी होती है। आपको प्लाज्मा पूछा जाए तो प्लाज्मा इतना होता है 55%। और आपसे पूछा जाए भाई ये जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स भी प्रोटीन होती है, अपने कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं जो प्लेटलेट्स इस शेप में दिखाई गई है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 1.5। ये होती है आपके जो प्लेटलेट्स बता रहा हूं मैं, इनकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 1.5 से 3.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्लियर यहां तक? तो प्लेटलेट्स का पूछ लिया। अब आपसे पूछ जाएगा ओ ब्लड में क्या होता है, कैसा ब्लड में ओ होती है आरबीसी। देखिए बाइकॉन्केव होती है, ये अंदर से देखो धसी हुई है, दोनों ओर से, ऊपर से और नीचे से इसकी शेप देखो, इसकी शेप होती है बाइकॉन्केव शेप। बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी की शेप कैसी होती है, आरबीसी की शेप होती है बाइकॉन्केव। दी अवतल संरचना होती है, दी अवतलीय संरचना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, दी अवतल बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है। और जो आरबीसी है इसका कलर रेड क्यों है, आप कहोगे इसमें कौन सी प्रोटीन है। आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सी प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण है, कौन सी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होती है। आपसे पूछा गया इसमें कौन सी मेटल होती है, इसमें कौन सी मेटल है, तो मेटल कौन सी है, आयरन। तो आयरन मेटल के कारण है। तो आपको आरबीसी की संख्या पूछी जाए कि भाई आरबीसी होती कितनी है आपके ब्लड के अंदर, तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आप बताइए कि मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है। आरबीसी की संख्या होती है इसमें आपके ब्लड में 5 से 5.5 प्रति घन मिलीमीटर। ये आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। ब्लड में क्या क्या होता है उसकी बात की है कि ब्लड में प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा कितनी होती है, 55% होती है। क्या काम करती है हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा आ गया। दो सीसी पूछेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत उदी कणिकाएं, ये 6 से 8 घन मिलीमीटर होती है। देखिए ये क्लास 4.5 ल्यूकोबिक। हाँ देखिए चित्रा जी एक बात बताऊं मैं आपको, इसका जो ये आंकड़ा ना, ये आंकड़ा ऐसे दिया हुआ आता है कई बुकों में, इसको 4.5 से 5.5 तक लिखा हुआ है, कईयों में इसको 4.5 से 5 के बीच में लिखा है। इसके आसपास का एक ऑप्शन आता है। अभी वर्तमान में जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें ये लिखा हुआ है, तो हम एनसीईआरटी के बेस पे इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। और ऑप्शन में बता देता हूं मैं, 4.5 से 5.5 के बीच में कोई भी ऑप्शन आ सकता है। क्लियर, ठीक है। छोटू जी पूछे हैं सर ये क्लास किस किस की है, मैं आपको बता देता हूं एक बार रिपीट करते हुए, क्लास किस किस के लिए चलेगी। ये क्लास चलेगी रीट सेकंड के लिए। रीट सेकंड में कौन से बच्चे देखेंगे,
जो साइंस वाले हैं, द ग्रुप ऑफ साइंस रीट सेकंड एक उनका है। दूसरा रीट फर्स्ट में है। रीट फर्स्ट में भी मानव शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी है। उनको बहुत सिंपल पूछेंगे, मैंने उनको पढ़ा चुका हूं सारी बातें, फिर भी मैं कहता हूं कि एक बार इसको जब अपने पास डिजिटल बोर्ड है तो इसको अच्छे से देखोगे, दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा ये, और अच्छा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक एक स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन कर दूंगा किस प्रकार क्या क्या चीज होती है इसमें। उसके बाद में एसएससी में है, कंप्लीट है। उसके बाद पटवार में है, कंप्लीट है। और जो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ओपन हो रहा होगा, क्योंकि अभी निःशुल्क चल रहा है। और साथ साथ में हाईकोर्ट एलडीसी के साथ में कुछ एक बच्चे स्टेनो के हैं, जो स्टेनो के बच्चे हैं उनके भी है सिलेबस में। तो देखिए रीट सेकंड, रीट फर्स्ट, एसएससी, पटवार और स्टेनो, इन सब के हैं। जो साइंस ग्रुप के हैं उनके हैं, जो एसएसटी सेकंड में आर्ट्स के हैं उनको इसकी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, सारे टॉपिक आ जाएंगे। छोटू जी एक एक टॉपिक आ जाएगा, संयम रखना। आपके रीट में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक आ जाएंगे, एंडोक्राइन वेंडोक्राइन सारे टॉपिक आ जाएंगे, एक भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा इसमें। क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया क्या मैटर यहां तक का? आप बताइए मुझे, यहां तक का समझ में आया है क्या आपको अच्छे से कि ब्लड क्या है, और ब्लड में आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है? समझ में आ गया? यस और नो लिख के बताइए मुझे। अगर आपको समझ में आया है तो यस और नो लिख के बताइए मुझे। यस, यस रामस्वरूप जी, यस केदारनाथ जी, ओके। बाकी सबको समझ में आ गया? देखिए आरबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या। दीपक रॉय जी ब्लड वेसल्स, बिल्कुल समझ में आ गया सारी। ये ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। वेसल्स होती है वाहिनी जो रक्त का वहन करती है। ये अपनी नड़ियां होती है ना, उस नाड़ी की स्ट्रक्चर है, उसमें से ब्लड को बताया है कि बाहर निकलता है तो क्या क्या चीज निकलती है। ठीक है, सबको आ गया? यस यस यस, ओके डन, सबको समझ में आ गया, थैंक यू। आगे देखिए, इसमें आपको क्या कंपैरिजन याद रखना है? बिल्कुल पटवार के लिए है, पटवार में क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे इसके। पटवार में इसके क्वेश्चन 100% आएंगे, आप अच्छे से ध्यान रखना। ब्लड में से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे टॉपिक, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारा आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जाएगा, इसका क्या ध्यान रखना है? आपसे पूछा जाएगा भाई आरबीसी कितनी होती है, सॉरी आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, और प्लेटलेट्स कितनी होती है, इनकी संख्या ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? प्लाज्मा कितना प्रतिशत है? 55% है। ठीक है, प्लाज्मा कितना है? 55% है। और जो बाकी मैटर बचा वो कितना बचेगा? 45%। याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तो होती है 45%, और जो प्लाज्मा होती है वो कितनी होती है? 55%। हाँ, स्टेनो के अंदर आता है, स्टेनो के सिलेबस में मेंशन है, अच्छे से तैयारी करना। आपका स्टेनो में क्वेश्चन जो नेक्स्ट बोर्ड का इससे बाहर नहीं आएगा मयंक जी, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ूं? चलिए, अब आते हैं, देखो कुछ विशेष बातें और जो हमने अभी पढ़ा था उसी का ही आगे लेते हैं कि और क्या क्या चीज है जो अपने को याद करनी है, उसकी बात करते हैं। तो देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, अब बात करते हैं आगे की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आया है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? खोजकर्ता का नाम क्या है? विलियम हार्वे। सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया कि मानव में रक्त परिसंचरण होता है, रक्त का सर्कुलेशन होता है, बहाव होता है। ये पहली बार किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है ना? बिल्कुल पटवारी के लिए है ये क्लास, पटवारी के सिलेबस में है। ठीक है ना? पटवारी में सामान्य विज्ञान है, उसके सिलेबस में है ये। क्लियर? चलिए आगे आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन
ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, रक्त परिसंचरण का अध्ययन। ये भी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अलग अलग प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना किस शाखा में आता है? एंजियोलॉजी के अंदर आता है। और स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, तो रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी, और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या होता है? एंजियोलॉजी। एक एक पॉइंट, ईच पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, स्टेनो के अकॉर्डिंग देख लीजिए, पटवार के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चाहे आप एसएससी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये सभी के सिलेबस में है, प्रत्येक के सिलेबस में है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर? इसको अच्छे से नोट कर लेना, एक एक टॉपिक के अंदर ये शामिल किया हुआ है। ओके, आगे आता है ओरिजिनेट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े एग्जाम कोई भी हो सबके अंदर आता है। ये क्या, भ्रूणीय मेसोडर्म से रक्त परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है। भाई रक्त परिसंचरण बनता किससे है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं आपको समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि बच्चा, एक मान लीजिए एक शिशु है, वो शिशु अपने माँ के गर्भ में है, तो शिशु की जो नाभि होती है, उस नाभि से एक पॉइंट पाइप निकलता है, वो पाइप उस माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। वो पाइप कहाँ जुड़ा रहता है? उस माता के गर्भाशय से। जो ये पाइप नुमा संरचना है उसकी नाभि, नाभि और ये माता का गर्भाशय है। तो ये जो संरचना होती है इसे आप हिंदी में कहते हो अपरा और इंग्लिश में कहते हो इसे प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा। जो ये अपरा और प्लेसेंटा होती है, जिससे आप अपरा या प्लेसेंटा कहते हो, ये क्या करती है? थ्री लेयर होती है। अगर इसको काट के देखें तो इस अपरा की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, एक लेयर, उसके बाद में दूसरी लेयर, फिर इसके बाद में तीसरी लेयर। तो ये जो प्लेसेंटा है इसकी कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। समझ में आ गया? इसमें जो सबसे बाहर होता है उससे कहते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म, यानी कि इंग्लिश में कहोगे एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। बीच वाली होती है, इसका नाम होता है एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर होती है तीसरी, उसका नाम होता है एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। तो देखो कितनी लेयर है? 3। भ्रूणीय एक्टोड्रम, भ्रूणीय मीजोड्रम एंड भ्रूणीय एंडोड्रम। एक्टो, मीजो एंड एंडो। अब आपको इसमें से देखो बीच वाली को क्या लिखा गया है? एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। ये रहा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। तो जो बीच की लेयर होती है, जो बच्चा मां के गर्भ में होता है, तो जो प्लेसेंटा होती है ना, जो नाभि से जुड़ी होती है, देखो बच्चा जब मां के गर्भ में होता है ना तो वो श्वसन कर सकता है, क्योंकि उसके लंग्स कार्य नहीं करते हैं उस समय, ना ही वो मुख बंद होता है इसलिए भोजन ग्रहण कर सकता है। तो श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही हो, चाहे चाहे भोजन की सप्लाई हो रही हो, वो किसके माध्यम से हो रही है? प्लेसेंटा के माध्यम से हो रही है, अपरा के माध्यम से हो रही है, जिससे आप लोकल लैंग्वेज से कहते हो आवड़। जो प्लेसेंटा होती है, जो अपरा होती है, वो अपरा क्या करती है? 3 लेयर होती है। मान लो ये पाइप है, ये प्लेसेंटा है, इसको ऐसे काटा, इसको काटने पर इसमें जब लेयर दिखाई देगी आपको सामने 3 दिखाई देगी, 1, 2 और 3। जो सबसे बाहर की होती है उसे कहते हैं एक्टो, जो बीच में होती है उसे कहते हैं मीजो, और सबसे बाहर अंदर होती है उसे कहते हैं एंडो।
तो एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, 3 लेयर हो गई। इन तीनों में से जो मिडिल लेयर होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी परत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है, उद्भव करती है? तो भ्रूणीय मीजोड्रम से। आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, चाहे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, कुछ, वो सारे के सारे इस 3 लेयरों से बने हैं। चाहे वो एक्टोड्रम से बने हो, चाहे वो मीजोड्रम से बने हो, चाहे वो एंडोड्रम से बने हो, तीनों इसी से बनते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो से। क्या यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? वापस रिपीट करता हूं, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की है। रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है, और रक्त परिसंचरण का उद्भव किससे होता है? भ्रूणीय मीजोड्रम से होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? अगर आ गया है तो आगे बढ़े। समझ में आ गया अच्छे से? आप थंब इंप्रेशन डालते हो बता दिया करो मुझे कि यस सर समझ में आ गया है। आपका जवाब मुझे बताता है कि यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसके। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, अब आता है भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका कार्य क्या है, क्या काम आता है, ये सर्कुलेशन क्यों होता है, ये सर्कुलेशन क्यों होता है? तो देखिए, ये जो सर्कुलेशन होता है इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का पहला कारण क्या है? सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई आपने भोजन खाया, सपोज करो आपने भोजन खाया, भोजन कहां चला गया है? आंतों में। जब उसका अवशोषण कर लिया गया, तो अवशोषण करने के बाद उसको शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। तो परिसंचरण का कार्य क्या हो गया है कि सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी चीज आप खाते हो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर करने का, उसको सर्कुलेट करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कार्य होता है न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करना, बॉडी में उसको आगे करना। दूसरा है इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड हार्मोन। आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है वो अगर हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन को स्त्रावित करती है, तो हार्मोन क्या है पूरी बॉडी में? मान लीजिए ब्रेन के अंदर एक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, उसने एक हार्मोन किया जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन। अब वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? कौन लेके जाएगा? ब्लड। किसके माध्यम से? सर्कुलेटरी माध्यम से। आपके ने श्वसन क्रिया की, अंदर क्या गई है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से कौन पिकअप करेगी? आरबीसी। और आरबीसी किसका भाग है? रक्त का। तो आरबीसी उस ऑक्सीजन को पिकअप करेगी, उठाएगी, पकड़ेगी उसको और पूरे शरीर में लेके जाएगी। किसके माध्यम से? अब वापिस अगर कोशिकाओं में CO2 बनती है तो CO2 को वापिस लाने का काम भी कौन करेगी? आरबीसी। कहां तक लेके आएगी? लंग्स तक। और लंग्स से वापिस क्या आ जाएगी? वो बाहर आ जाएगी। तो सारा काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ये 2 मुख्य कार्य हैं उसके, अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? आगे आइए, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ी सी विशेष स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हार्ट, या आप उससे पहले पढ़ोगे जो रक्त परिसंचरण होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका टाइप क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के परिसंचरण होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के परिसंचरण होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, क्या काम करते हैं, उन सारी संरचनाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनमें हार्ट होगा ना, तो उस हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे, 4 कोष्ठक। 4 चैम्बर वाला हार्ट है, जिसमें ऊपर वाले जो होते हैं, जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड है या राइट मान लीजिए इसकी, मैं अपने साइड में खड़ा हूं, इसको लेफ्ट मान रहा हूं, इसको
राइट मान रहा हूं, आपकी साइड में से घूम जाऊंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कर लेना। ये लेफ्ट ऑरिकल है, आपका बायां आलिंद है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है जिससे आप कहते हो बायां निलय, ये आपका राइट ऑरिकल है, दायां आलिंद है, और नीचे वाला हो जाएगा दायां निलय जिससे आप कहते हो कि राइट वेंट्रिकल। अब देखो चैम्बर कितने हो गए हैं, चैम्बर कितने हो गए हैं, चार, चार चैम्बर होंगे हार्ट में। तो ये किस किस से एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विशेष रूप से किस जंतुओं में पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल अगर आपको पूछे तो क्या ध्यान रखोगे, इसके एग्जाम्पल आपको पूछेंगे क्या ध्यान रखोगे, इसके उदाहरण देखो, ये होता किस किस में, ये एक तो होता है पक्षी में, एवीज, जिससे आप नाम दिया है एवीज, एवीज वर्ग होता है पक्षी, सभी पक्षी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, चार, सभी पक्षियों के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, चार, और उसके अलावा आ जाएगा इसमें स्तनधारी, स्तनधारी होते हैं मेमल्स, मेमल्स में मनुष्य आ गया, गाय आ गया, वह जीव जंतु जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इनके भी कितने होते हैं चैम्बर, एवीज में पक्षियों में कितने होते हैं, चार, और स्तनधारियों मेमल्स में भी कितने होते हैं, चार। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए इसके बेस्ट एग्जाम्पल में और क्या पूछते हैं, एक जो ब्लू व्हेल है, ये मछली है, इसके भी कोष्ठक में हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं, चार, एक होता है एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, इसके भी कितने होते हैं, चार, एक होता है बैट चमगादड़, इनके भी कितने होते हैं, चार। अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल में देखा है ये एक्सेप्शन के रूप में होते हैं, इन्हीं में से एग्जाम में आता है कि इन जीवों के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है। तो ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल के बाद में क्रोकोडाइल एंड बैट, इन सब के हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं, चार। अब देखो दूसरा फेज लेता हूं, ये पहला फेज हो गया जो आपको याद रखना है किस किस एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। अब मैं लेता हूं इसका दूसरा फेज, दूसरा फेज क्या आता है, देखिए थोड़ा सा अलग लेते हैं इसमें पहचान करने के लिए। दूसरा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, दो ही, एक होता है आलिंद और एक होता है निलय, एक आलिंद और एक निलय, कितने चैम्बर हैं, दो, दो चैम्बर कह दो तो दो कोष्ठक कह दो। अब किस, बहुत सारे ऐसे जंतु है जिनके हार्ट में कितने कोष्ठक होंगे, दो ही होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पीसीज वर्ग, या आप कह सकते हो मत्स्य वर्ग, जो मछलियां होती है उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, दो। याद रखना एक बार कैसे होते हैं क्या होते हैं, ये बात चर्चा बाद में कर लेंगे। तो मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक हो गए हैं, दो। इसके बाद में आपका तीसरा एक पार्ट और लेता हूं मैं जो आपको समझना अच्छे से, वो आते हैं ऐसे, ऐसा हार्ट जिसमें ये है लेफ्ट ऑरिकल्स, ये है राइट ऑरिकल्स, यानी कि आलिंद कितने हैं, अच्छा आलिंद तो कितने हैं, दो है, और निलय कितना है, एक है। तो कुल मिला के चैम्बर कितने हो गए, तीन चैम्बर हो गए, यानी कि तीन कोष्ठक हो गए। इसका जो एग्जांपल आता है इसमें आते हैं सरीसृप, जो रैंक का चलते हो, जैसे सांप हो गया, सांप इसी में आता है, स्नेक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तीन। इसमें आते हैं एम्फीबियंस,
उभयचरी, उभयचरी, या आप इसको आप कह दोगे, देखो ये तो हो गए रेप्टाइल्स, ये हो गया एम्फीबिया, उभयचरी। तो एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना है कौन कौन से में कितने चैम्बर होते हैं, इस तरीके से आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो यहां तक समझ में आया क्या कि अभी तक जो हार्ट पढ़ेंगे हम, अपने को जो सामान्य ज्ञान है पूछे गए हैं वो तीन ही प्रकार से पूछे गए हैं। पहला पूछा जाएगा कि पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो कितने होंगे, 4। पक्षियों को साइंस की भाषा में एवीज वर्ग कहा गया है, एवीज के कितने हो जाएंगे, 4। मेमल्स, स्तनधारी, वो जीव जो अपने बच्चों को स्तनधारी दूध पिलाते हैं, स्तन ग्रंथियां रखते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, मनुष्य, ये सारे के सारे कितने और स्तनधारी, स्तनधारी कितने होंगे, 4। इसके अलावा एक्सेप्शन पूछेंगे, ब्लू व्हेल, मगरमच्छ, चमगादड़, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा पूछा जाएगा तो 2 चैम्बर वाले पूछ जाएंगे, 2 चैम्बर में क्या विशेषता, एक कालिंद एक नीले, इसका याद क्या रखना है, मछली, ये एक्सेप्शन था इसका, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया आपको, ठीक है। हाँ, लंग फिक्स कह दीजिए, एक ही बात है, फुफ्फुस मछलियां कह दीजिए इसको। और 3 चैम्बर किसमें होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल सरीसृप और एम्फीबियंस, उभयचरी, इसमें कितने होते हैं, 3 चैम्बर। सबको समझ में आ गया है, वेरी डन, वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। आगे चलें, सबको समझ में आ गया है, चलिए। तो ये कोष्ठक की बात थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से क्वेश्चन आता है कि किस जीव में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, हाउ मच द नंबर ऑफ चैम्बर्स प्रेजेंट इन एवीज, ठीक है, ठीक, क्लियर। आगे इसकी चर्चा करेंगे, कौन से हार्ट क्या कहलाता है, क्या चीज होती है, वो बात की बात होती है, अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे। एक बार चैम्बर की संख्या बताइए मैंने आपको, अब इस चैम्बर की संख्या के आधार पर ये क्या है, सर्कुलेशन है, तो वो हम चर्चा में लेते हैं अभी। अब देखो इसके आगे का पार्ट, तो शरीर जो रक्त परिसंचरण है वो कौन कौन से प्रकार से है उसकी बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। इंसेक्ट में हार्ट नहीं होता है, क्लियर, कीटों में हृदय नहीं होता है। अभी चर्चा में आ जाएगा, थोड़ा सा रुकिए जयदेव जी, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इंसेक्ट का ब्लड का कलर भी कलरलेस होता है, क्यों नहीं होता उसकी चर्चा हम करेंगे अभी, क्लियर। चलिए, तो रक्त परिसंचरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, उसमें से पहला है खुला रक्त परिसंचरण, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी का मतलब ऐसे जीव जिसमें हृदय में चैम्बर नहीं होते हैं, इनका हृदय विकसित नहीं होता है, या कह सकते हैं कोष्ठक, चैम्बर, चैम्बर में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। या आप कहोगे रक्त सीधा, आप कह सकते हो कोशिका से संपर्क में रहता है, या फेफड़ों से संपर्क में रहता है। अब देखो, जो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके एग्जांपल देखो आप, खुले रक्त परिसंचरण के उदाहरण देखिए। पहला है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ में सारे के सारे कीट आ गए। अब तो कीटों में हार्ट में चैम्बर होंगे नहीं, इसीलिए कीटों को किस में शामिल किया गया है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। कीटों में भी आप क्या ध्यान, ऑर्थोपोडा, ठीक है ना। ऑर्थो का मतलब होता है संधि युक्त, पोडा का मतलब होता है पांव। ऐसे जीव जंतु जिनके संधि युक्त पांव पाए जाते हैं उन्हें किसमें कहते हैं, ऑर्थोपोडा में। थोड़ा सा किनारे में आपको समझाता हूं, ये देखो क्लासिफिकेशन है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, एस्केलमंथीज, प्लेटीहेलमंथीज, आपका मोलस्का, इकांड्रमेटा, ऑर्थोपोडा। तो उस संघ में एक संघ का नाम क्या है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। अब इस ऑर्थोपोडा की विशेषता सुनिए अच्छे से कि भाई ऑर्थोपोडा है, इस ऑर्थोपोडा की विशेषता, ऑर्थो का मतलब होता है संधि, जॉइंट, पोडा का मतलब होता है पांव या लेग्स, कि जिसके पांव में संधियां पाई जाती हो।
और ये तो फाइलम है, संघ है, संघ, फाइलम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई होती है। द लार्जेस्ट या बिगेस्ट यूनिट ऑफ, आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन, उसको हमने नाम क्या दिया आपका, ऑर्थोपोडा। अब इसकी चर्चा सुनिए अच्छी से। ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा में दो क्लासें आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो वर्ग आते हैं, आपको मैं यहाँ वर्ग समझाता हूं। इसमें ऑर्थोपोडा में दो वर्ग आते हैं। क्या हो गया इसको, ऑर्थोपोडा में दो वर्ग आएंगे। पहले वर्ग का नाम होता है हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, और दूसरा वर्ग आता है ऑक्टोपोडा। देखो, हेक्सा का मतलब होता है छह, पोडा का मतलब होता है पांव। ऐसे जीव जंतु जिनके छह पांव पाए जाते हैं। आप टिड्डी को देखिए, टिड्डी अभी आई थी ना, वो इसी संघ का सदस्य थी, हेक्सापोडा का। ऑर्थोपोडा का वर्ग क्लास का नाम, उसका वर्ग का मतलब है क्लास, उसकी क्लास कौन सी थी, क्लास थी उसकी हेक्सापोडा। आप मच्छर को देखिए, आपसे पूछा जाए कि मच्छर किस संघ का सदस्य है, तो मच्छर किस संघ का सदस्य है, ऑर्थोपोडा। फाइलम पूछा जाए, ऑर्थोपोडा, और उसकी क्लास पूछी जाए, हेक्सापोडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छर का पूछ सकते हैं, टीडी का पूछ सकते हैं, मधुमक्खी का पूछ सकते हैं, टांटिए का पूछ सकते हैं, भौरे का पूछ सकते हैं, जो आपकी चींटी होती है उसका पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछे, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्टोपोडा। ऑक्टा में कितना होता है, आठ, पोडा का मतलब क्या होता है, पांव। ऐसे जीव जंतु जिनके पांव की संख्या कितनी हो, आठ। आठ पांव में एक ही बेस्ट एग्जांपल है जो बार बार पूछा गया है, वो है स्पाइडर, मकड़ी। मकड़ी के पांवों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी होती है, आठ होती है। इसीलिए ऑक्टोपोडा सदस्य में आती है, क्लास का नाम ऑक्टोपोडा हो जाएगा, और होती किसकी है वो, ऑर्थोपोडा की। ये ध्यान रखना आपको। स्पाइडर का बार बार पूछा गया है, मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है, लोग उसको याद रखते हैं ऑर्थोपोडा में और सीधा कर देते हैं छह, जबकि मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है, आठ होती है। एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मकड़ी में पैरों की संख्या होती है आठ। और दूसरा पूछ जाएगा, उसकी क्लास पूछी जा सकती है, क्लास का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टोपोडा, ऑक्टोपोडा। और हेक्सापोडा में कितने आ जाएंगे, छह पांव आ जाएंगे। और क्या पूछेंगे आपसे, और इस ऑक्टोपोडा विशेषता क्या होती है, इनके जो ब्लड होता है, उस ब्लड का जो कलर होता है, वो कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है। तो इस जीवों के रक्त का रंग कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब आपको एक रोमांचक तरीके से क्वेश्चन सुनिए अच्छे से। क्वेश्चन आया कि मच्छर के रक्त का रंग होता है, क्वेश्चन था द कलर ऑफ ब्लड ऑफ मॉस्किटो। तो आपको अगर मॉस्किटो के ब्लड का कलर पूछा गया तो उसमें पहला ऑप्शन दिया था रेड, और बड़े उत्साह के साथ के घने मच्छर मारिया, लाल लाल निकली हो गए, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। जबकि गलत बात है, उसका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ऑर्थोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, इनके ब्लड का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगीन। इसीलिए मधुमक्खी को, टांटिए को, बिच्छू को, चींटी को, मकड़ी को, किसी को मारो, पारदर्शी, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट कलर होता है। अब आपका आता है दिमाग में मच्छर। मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर मच्छर, एक होता है मादा मच्छर। जो नर मच्छर होता है वो फूलों का रस पीता है और जल पीता है, मस्त रहता है। और जो मादा मच्छर होता है, जिससे आप फीमेल मॉस्किटो कहते हो, वो खून पीती है। जैसे एनोप्लीज मॉस्किटो, फीमेल एडिस इजिप्टाई, फीमेल सिस्सी मक्खी या फ्लाई बोल दीजिए, फीमेल क्यूलेकस मॉस्किटो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं। फीमेल में जो ब्लड का कलर तो क्या होगा, कलरलेस ही होगा, पर उसके जो स्टमक होता है, जो उसका उसमें जो आपके द्वारा डोनेट किया हुआ है, इसीलिए रहता है। मादा मच्छर के रक्त का रंग क्या होगा, कलरलेस होगा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल नहीं होता, उसके जो किया ना वो लाल था, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो
दूसरी बात मोलस्का, मोलस्का वो होते हैं जिनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। आपने देखा होगा जिससे आप कहते हो सीपी या घोंगा या स्नेल, ठीक है। अरे जयदेव जी, मेल मच्छर भोजन के रूप में फूलों का रस ग्रहण करते हैं, इसलिए खुश हैं वो। सर फीमेल ही खून पीती है कविता जी, पता नहीं भाई फीमेल पीती है नहीं पीती है, मुझे इसका मैं ज्ञात हूं इस चीजों से, बट मैं इतना कहूंगा जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो जरूर खून पीती है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें इसकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ये जीव की विशेषता क्या होती है, इस जीवों के ब्लड का कलर भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। और इसमें किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने देखा ना कोडी, कोडी का नाम होता है साइप्रस, कोडी की बात करते हैं आप, हम बात करते हैं स्नेल, घोंगे की बात करते हैं, इन सब के ब्लड का कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है। क्लियर। अब आता है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप जिसके अंदर हार्ट डेवलप हो, जिसके अंदर रक्त वाहिनियों में बहता हो, वेसल्स में बहता हो, उसमें पाया जाता है क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें शुद्ध और शुद्ध क्या हो, मिलते नहीं हो। इसके एग्जाम्पल देखिए, मछलियां जिससे आपने अभी नाम लिया था पिसीज वर्ग, रेप्टाइल्स जिसको आपने नाम लिया था सरीसृप, पक्षी यानी कि एविज, केंचुआ, केंचुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थवर्म, केंचुआ फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाता है। आपको बता रखा है इसकी खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो केंचुआ जो है इसके हृदय में 8 कोष्ठक होते हैं, इसकी विशेषता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसान का मित्र और मानव हो गया, चाहे स्तनधारी कह दीजिए, इन सब में कैसा पाया जाता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक समझ में आ गया कि अच्छे से। चलिए, ये इतना आप अच्छे से याद कीजिए। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको कल कराऊंगा। देखिए, आपके नोट्स अपलोड कर दिए गए होंगे मेरे ख्याल से 100%। नोट्स को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। अगर आपने ध्यान से सुना तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ का यही याद हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके डायग्राम है मेरे पास में, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कि कैसे क्या चीज है अच्छे से, ठीक है। अब कल जब हम पढ़ेंगे ना आगे, देखो हार्ट चलेंगे ना, अपने हार्ट ऐसे चलेंगे, देखो कभी आपने हार्ट को चलते हुए देखा ही नहीं होगा, कंधे की संरचना कैसी होती है, ऐसे हार्ट को घुमा दूंगा मैं, एक एक काट काट के दिखाऊंगा मैं आपको। आप इनको अच्छे से बताऊंगा कैसे सर्कुलेशन होता है, क्या चीज होती है। तो कल करेंगे इसके आगे का पार्ट। थैंक यू।